अपना पहला ऐप बनाने का प्लान है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम शुरुआती लोगों के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं जो एक्सपर्ट्स की सलाह पर बेस्ड है। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम इस रोड मैप में एकदम शुरू से चलेंगे। पहले समझेंगे कि आखिर ऐप डेवलपमेंट सीखना ही क्यों है, फिर टेक्नोलॉजी कैसे चुननी है, और सबसे जरूरी वो कौन सी मानसिकता है जो कामयाबी के लिए जरूरी है। देखिए, कोई भी सफर शुरू करने से पहले क्यों का जवाब जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को टटोलते हैं कि आखिर ऐप डेवलपमेंट सीखने के पीछे की प्रेरणा क्या हो सकती है। ऐप डेवलपमेंट सीखना ना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये असल में कई नए और मजेदार रास्ते खोल सकता है। चाहे वो एक अच्छी नौकरी हो या फिर अपना खुद का कुछ बनाने का जुनून। हो सकता है कोई अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहता हो, या कॉलेज में बढ़िया इंटर्नशिप की तलाश हो, या शायद सिर्फ ये जानने की उत्सुकता हो कि आखिर ये ऐप्स काम कैसे करते हैं। अरे, फ्रीलांसिंग करके भी तो अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। ऐप डेवलपमेंट ये सारे मौके देता है। अच्छा, तो अब जब सीखने का मन बन गया है तो पहला टेक्निकल और सबसे बड़ा फैसला आता है, किस तरह का ऐप डेवलपमेंट करना है, नेटिव या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म। चलिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो नेटिव डेवलपमेंट, इसका सीधा सा मतलब है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड या फिर iOS के लिए एक खास ऐप बनाना। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी एक ताले के लिए एक ही खास चाबी बनाई जाती है। अब इसका फायदा यह है कि ऐप बहुत तेज और स्मूथ चलता है। जो बड़े बड़े ऐप्स हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, वो सब इसी तरह बनाए जाते हैं ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और वहीं दूसरी तरफ है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ये कुछ एक मास्टर की बनाने जैसा है। मतलब कोड एक बार लिखो और वो ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चल जाएगा। इससे होता क्या है, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, खासकर तब जब टीम छोटी हो या कोई अकेले ही काम कर रहा हो। तो मामला एक तरह के ट्रेड ऑफ का है। एक तरफ है नेटिव ऐप्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स इस्तेमाल करने की आज़ादी, तो दूसरी तरफ है क्रॉस प्लेटफॉर्म की स्पीड और बचत। ये फैसला प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से लेना होता है। ठीक है, तो एक बार नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म में से एक रास्ता चुन लिया, तो अगला कदम है सही हथियार चुनना। मतलब अब हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे जिनसे ऐप्स असल में बनते हैं। ये टेबल सारे ऑप्शंस को एक ही जगह पर दिखा रही है। अगर एंड्रॉयड के लिए नेटिव ऐप बनाना है तो जावा या कॉटलिन सीखनी होगी। iOS के लिए स्विफ्ट है। और अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म का रास्ता चुना तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर जैसे फ्रेमवर्क काम आते हैं। अब घबराने की बात नहीं है, ये सब एक साथ नहीं सीखना है, बस किसी एक से शुरुआत करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे विकल्पों में से एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा क्या है? चलिए अंदाजा लगाने के बजाय सीधे देखते हैं कि इंडस्ट्री का डेटा क्या कहता है। इसके लिए हम स्टैक ओवरफ्लो के एक बहुत बड़े सर्वे को देखते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसे लगभग हर डेवलपर इस्तेमाल करता है। इस सर्वे से हमें पता चलता है कि दुनिया भर के प्रोफेशनल्स असल में कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस चार्ट को देखें तो पहली नज़र में लगता है कि जावा का इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स कॉटलिन से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन रुकिए, ये आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। ये थोड़ा सा ट्रम्प लॉ जैसा है। अब इस बात का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जावा की लोकप्रियता इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे पुराने और बड़े प्रोजेक्ट्स जावा में बने हुए हैं। लेकिन कोटलिन एंड्रॉयड का भविष्य है। गूगल खुद कह रहा है कि नए डेवलपर्स को कोटलिन से ही शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई आज की तारीख में ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रख रहा है तो डेटा और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के आधार पर सबसे साफ सिफारिश यही है, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन के साथ शुरुआत करें। यही भविष्य की भाषा है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने ये तय कर लिया है कि क्या सीखना है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे सीखना है। पेश है एक एक्शन प्लान। तो ये रहा एक मोटा मोटा एक्शन प्लान। पहले महीने में कॉटलिन के बेसिक्स सीखने हैं और एक सिंपल सा ऐप बनाना है। अगले 2-3 महीनों में API जैसी एडवांस चीजें जोड़नी है ताकि ऐप इंटरनेट से बात कर सके। चौथे महीने तक गिट और गिटहब सीखना बहुत जरूरी है, जो कोड को मैनेज करने के काम आता है। और लगभग 6 से 8 महीने में एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा जिसमें दिखाने के लिए 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स हों। चलिए पहले महीने पर थोड़ा और फोकस करते हैं। लक्ष्य होगा एंड्रॉयड के फंडामेंटल्स को समझना, जैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल और इंटेंस, जो ऐप की अलग अलग स्क्रीन्स को संभालते हैं। फिर ये सीखना होगा
कि ऐप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में डेटा कैसे भेजा जाता है, और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर एक टू डू लिस्ट जैसा कोई सिंपल सा ऐप बनाना है। एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखनी है, सिर्फ वीडियो देखने या किताबें पढ़ने से कोई डेवलपर नहीं बनता। असली सीख तब होती है जब असल में कुछ बनाया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट्स बनाने पर फोकस करना है, चाहे वो शुरू में कितने भी सिंपल क्यों न लगे। और आखिर में टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस तो बस टूल्स हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो है सही मानसिकता, जो शुरुआती मुश्किलों से पार पाने में मदद करेगी। ये शायद आज की सबसे ज़रूरी बात है। जब कोड में गलतियां आती हैं, जिन्हें हम बग्स या एरर्स कहते हैं, तो उनसे निराश नहीं होना है। सच तो ये है कि उन गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, यही तो असली लर्निंग है। हर एरर एक पहेली की तरह है और उसे सुलझाने पर ही कोई बेहतर डेवलपर बनता है। तो एक सफल डेवलपर वाली मानसिकता होती क्या है? सबसे पहले तो ये मानकर चलना कि पहले 1-2 महीने मुश्किल होंगे। दूसरा, हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखना, न कि एक रुकावट की तरह। और सबसे ज़रूरी बात, जब कहीं अटक जाओ तो बस हार नहीं माननी है। यही वो जिद है, वो दृढ़ता है जो एक सफल डेवलपर को बाकियों से अलग बनाती है। तो इस पूरे रोड मैप के साथ अब एक लर्नर से क्रिएटर बनने का सफ़र शुरू होता है। और ये सफ़र ये बस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि वो पहला ऐप कौन सी समस्या हल करेगा?